सुबह खुसूसी बरासत डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इस वक्त की सूरत हाल हम आपसे मालूम करना चाहते हैं। ओवरऑल आप लोग पूरे मुल्क का ही जायज़ा लेते हैं, क्या है हमारे बड़े शहरों में, क्योंकि ज़्यादातर हम इसे शहरों की बीमारी गर्दानते हैं, क्या है हमारे शहरों की सूरत हाल? जी दुरुस्त, ऐसे है कि कराची का तो आपने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटे में जो पॉजिटिव परसेंटेज है वो 8.9 है। हैदराबाद 2% है, लाहौर भी 2.2% है, मुल्तान 3% है, पेशावर 2.27% है। सो ज़्यादातर जगहों में ये एक अपटिक आया है। इस्लामाबाद अभी 1% से नीचे, लेकिन ये क्लियर है कि ओमिक्रॉन की वजह से ये वेव ड्राइव हो रही है। और इसमें जहां हम 6 हफ्ते यानी मिड नवंबर से लेके अभी चंद दिन पहले तक, एंड ऑफ दिसंबर तक, हम 1% से वाज़े तौर पे नीचे थे। सारे मुल्क की जो पॉजिटिविटी थी वो राइज होना शुरू हुई है। हमारी एक्सपेक्टेशन भी ये थी, अगर आप याद कीजिए जब ये स्कूलों की छुट्टियों की बहस कुछ चल रही थी तो NCOC की तरफ से जो हमारी रिकमेंडेशन थी, बल्कि आप याद करेंगे, वो हम टाइम करना चाह रहे थे छुट्टियों को एग्जैक्टली विद द एक्सपेक्टेड वेव। और एक्सपेक्टेड वेव हमारी वीक 1 या वीक 2 ऑफ जनवरी थी, तो वो तकरीबन उसी पे अनफॉर्चुनेटली नंबर्स बढ़ रहे हैं। मजमूई तौर पे मुल्क के नंबर्स भी बढ़े हैं। हम 1% से बिल्कुल नीचे थे, अब कोई 1.5% की रेंज में, आज 1.4 के करीब। तो ये बिल्कुल हम समझते हैं कि इसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादातर ओमिक्रॉन की, यानी हम 5th वेव में मौजूद हैं इस वक्त। अब हम कोरोना की 5वीं लहर शुरू हो चुकी है मुल्क में, मैं समझता हूँ जी, शुरू हो चुकी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़रूर बताइएगा, ये फिगर्स हम सारे, आपने भी फिगर्स कुछ कहे, हम ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली कंसर्न है अबाउट कराची, बिकॉज यहाँ ज़रा ज़्यादा परसेंटेज भी है और 60% ऑफ द केसेस जो नए आ रहे हैं दे आर ओमिक्रॉन। क्या वजह है कि इधर कराची में ओमिक्रॉन के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं? क्या आपको क्या लगता है कि क्या वजह बनी? ये पता है, ये कोई ऐसी टोटली अजब बात इसलिए नहीं कि अगर आप गुज़िश्ता 4 वेव्स को एनालाइज करें तो उसमें एक वेव ऐसी थी जो मोरलेस सारे मुल्क में एक बैक वक्त थी, यानी सिंक्रोनाइज वेव थी। हर तरफ ही केसेस तकरीबन एक वक्त पे बढ़े थे। लेकिन उसके बाद जब UK वेरिएंट आया तो अल्फा जो था, तो उसमें ये हुआ कि पहले शिमाली हिस्से में बड़ी वेव और आज़ाद कश्मीर और पंजाब बहुत ज्यादा थे, और फिर वो नीचे आना शुरू हुआ, फिर जो थी अपटेक कराची में आनी शुरू हुई। इसके बरक्स डेल्टा इंडियन वेरिएंट जो था वो नीचे से शुरू हुआ, वो पहले वहाँ के केसेस बढ़े, फिर तो कई दफ़ा इसमें वेरियस वायरल फैक्टर्स, पॉपुलेशन की मूवमेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। कहाँ सबसे पहले अगर ये वायरस बाहर से इंट्रोड्यूस हुआ है मिसाल के तौर पे, तो फिर किस जगह ज़्यादा हुआ किसी वजह से, या अननोन वजूहात। ये टोटली कोई अजब चीज़ नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा, इतना ज़्यादा भी फ़र्क नहीं है। ओमिक्रॉन हर तरफ ही डिटेक्ट हो रहा है जहाँ भी हम देख रहे हैं, और बड़ी डिटेक्शन फैसिलिटीज़ वायरल जिनोम सीक्वेंसिंग के लिए ज़ाहिर है इस्लामाबाद में है, लाहौर में है और कराची में है। तो जहाँ बड़े सेंटर्स हैं वो वहाँ से आइडेंटिफाई हो जाता है। डॉक्टर साहब, हमारी क्या सूरत हाल है? आप लोग इस पे भी कोई नज़र रखे हुए हैं कि जो लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, जिनकी क्रिटिकल कंडीशंस हो रही हैं, उसमें से कितने फीसद वैक्सीनेटेड हैं, कितने फीसद नहीं हैं? ठीक है, वायरस तो आपको लग सकता है इवन इफ यू आर वैक्सीनेटेड, लेकिन सर्टनली नौयत तो बीमारी मुख्तलिफ हो सकती है। और हम ये सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हम इंकरेज कर सकें, कितने ही लोग ऐसे हैं जो एक डोज लगा के भूल गए और बाजू ने तो वो भी नहीं लगवाई। अच्छा, ये बहुत अहम बात कही। इसका एनालिसिस हमने कल इनिशिएट किया हुआ था लेटेस्ट फिगर्स के लिए ना, पहले तो हम करते ही रहे, लेकिन लेटेस्ट वेव के लिए हम एनालिसिस कल इनिशिएट किया था। आज हम NCOC में इसको रिव्यू करेंगे। तो इत्तेफाक से टॉपिकल बात आपने कही, अभी फाइनल डेटा मेरे हाथ में नहीं, लेकिन जो प्रिलिमिनरी मैं आपको बता सकता हूँ, इससे पहले जो हमने देखा कि केसेस जो हो रहे होते हैं वो वैक्सीनेटेड लोगों में भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उनका तनासुब देखें तो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन निकालें और वैक्सीनेटेड का, तो जमीन आसमान का फर्क होता है। जब मैंने सबसे पहला एनालिसिस किया तो 10 गुना का फर्क था, यानी अगर आप अनवैक्सीनेटेड थे तो आपका 10 गुना ज्यादा चांस था कि आपको इन्फेक्शन हो। और अगर आप इसको उसमें पैराए में देखें कि कौन लोग ज्यादा बीमार होते हैं और हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं, तो ये रेशो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सो कहने का मकसद ये है कि दो ही आपके पास इस वक्त बड़ी टूल्स रह गई हैं अपने आप को बचाने के लिए। एक तो वो पुराना लोली आसान सा मास्क, इतना आसान नहीं है क्योंकि पहनने के लिए थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए, और दूसरी वैक्सीन। और अगर हम ये दो चीजें कर लें तो इंशाल्लाह कम से कम हम बीमारी के मुज़िर असरात से बच सकते हैं। इन्फेक्शन हो भी जाए तो माइल्ड होगी एटलीस्ट।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक दफ़ा आपसे दोबारा पूछना चाहते हैं, ऑब्वियसली कंट्रोल भी करना है क्योंकि एक स्प्रेड हो रहा है, और ख़ास तौर पे नोइंग कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो अभी तो पूरी तरह बिल्कुल वैक्सीनेटेड नहीं है, बल्कि आधी से भी थोड़ी सी कम ही है वैक्सीनेशन। तो बाहर से जो ट्रैवल हो रहा है, अभी ओवर द न्यू ईयर वीकेंड हमने देखा है कि इतनी फ़्लाइटें कैंसिल हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज ऑब्वियसली एकदम से पूरी दुनिया में ही ओमिक्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गया है। आर वी डूइंग एनी टेस्टिंग फॉर इनकमिंग पैसेंजर्स जो पाकिस्तान आ रहे हैं एट आर मेन एयरपोर्ट्स इन कराची, इस्लामाबाद, मतलब लाहौर, इन सारी जगहों पे देखें, और हर रोज ही सुनते हैं कि क्वारंटीन सेंटर से भाग गए, से लोग भाग भी रहे हैं, तो वो हम कर भी रहे हैं वहाँ टेस्टिंग या नहीं कर रहे? आखिरी बात के पहले जिक्र कर दूं, जो भाग जाते हैं उनको पकड़ के ले भी आते हैं, ये भी बता। अच्छा, तो जो चंद इक्का दुक्का चंद हैंडफुल भागे भी हैं तो उनको बाकायदा वापस भी लाए हैं। एक तो बात ये, टेस्टिंग डेफिनेटली हो रही है और हमने उसको बड़ा टारगेटेड किया। हमने ये कुछ देखने की कोशिश की है कि कौन से ममालिक में वेव ज्यादा चल रही है। सो फॉर एग्जांपल इस वक्त यूरोप में बहुत जोर है, आपको मालूम है ओमिक्रॉन का, और कोविड की जो सर्ज आई हुई है वो यूरोप में है। तो यूरोप से आने वाली फ्लाइट्स के ऊपर हम जरा ज्यादा फोकस के साथ उसको अराइवल टेस्टिंग को कर रहे हैं। वैसे तो हमारी रिक्वायरमेंट प्री बोर्ड पीसीआर भी है, वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन ये ऐसे है ना कि आप एक दरवाजा है, उस पर एक ताला तो आपने लगाया, फिर आप दूसरा भी लगा रहे हो, फिर तीसरा भी लगा रहे हो, और उस दरवाजे जिसके जरिए ज्यादा किसी के अंदर आने का खतरा हो उस पर आप ज्यादा ताले लगाते हो। तो इस वक्त फॉर एग्जांपल फोकस जो है यूरोप के ऊपर है, क्योंकि प्रेजेंट सर्ज जो है तो यूके से आप लोग नहीं, यूके में भी बहुत बुरा हाल है, यूरोप में अच्छा डॉक्टर साहब, अब वैक्सीनेशन की तरफ आ जाते हैं। ऑफ कोर्स द नीड ऑफ द मोमेंट हैज बीन फॉर अ व्हाइल एज वेल कि हमारी पूरी पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट हो। अब तो बूस्टर तक बात आ गई है, जो वैक्सीनेट कर भी चुके हैं, 6 महीने गुजर गए हैं, तो बूस्टर शॉट भी लगाएं। यू थिंक इट इज टाइम अगेन वंस अगेन टू गिव सम इंसेंटिव, जिस तरह हम पिछले साल के मिडिल में भी लोगों को दे रहे थे, बल्कि थोड़ी सी सख्ती के मोबाइल कनेक्शंस काट दिए जाएंगे। मतलब अब लोगों को दोबारा से जरा हिलाना पड़ेगा कि प्लीज डू इट, मतलब आप करें। एक एक डोज लगा के लोग समझ रहे हैं कि जी काफी हो गया है, तो क्या करना चाहिए? सही कह रहे हैं। सो आदाद शुमार आपने देखे ही होंगे, जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसका 47% फुली वैक्सीनेटेड है, लेकिन अगर आप वो पार्शियल वगैरह गिने तो फिर एक और इजाफी परसेंटेज है जिनको वैक्सीन करने की जरूरत है। जैसे आपने बताया कि कोई एक लगा के भूल गए, ये भी बताता चलूं कि जब आप एक लगा के भूल जाते हैं तो आपको वैक्सीन का जो पूरा फायदा है वो नहीं मिल रहा। जो 10 गुना प्रोटेक्शन या 15 या 20 गुना तक की प्रोटेक्शन है वो आपको नहीं मिल रही, आप सिर्फ 3-4 गुना के ऊपर इक्तफा कर रहे हैं। तो इसको ना भूलें, दूसरा डोज जरूर लगवा लें, तो ये बात है। इंसेंटिव्स भी वर्क करते हैं जी, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस भी वर्क करती हैं, इन सारी चीजों के ऊपर कर रहे हैं। हमने जो टारगेट रखा था उस वक्त आपको याद है कि बड़ी स्केप्टिसिज्म थी शुरू में, लोगों ने कहा जी 70 मिलियन आप क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन 30 दिसंबर को हो गया। और इसी वजह से हुआ कि बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट प्रोविंसेस की लगी। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ, बलोचिस्तान इसमें कई दफा बड़ा लैग कर रहा था शुरू में ऑन द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन, एंड उन्होंने ऐसी जबरदस्त जंप लगाई है बिकॉज उन्होंने इंसेंटिव्स क्रिएट किए अपने वैक्सीनेटर्स के लिए। बहुत जबरदस्त, जिसे कहते हैं ना, कैंपेन उन्होंने आखिरी चंद हफ्तों में की है, दिसंबर में खास तौर पे। दे एंडेड अप गोइंग अहेड ऑफ सिंध एंड इवन 1% अहेड एलिजिबल पॉपुलेशन के हिसाब से फ्रॉम केपीके। तो देखें, जहां जोर लगता है, मेहनत होती है, वहां उसके असरात आते हैं। हालांकि बलोचिस्तान सबसे पीछे होता था इन वैक्सीन नंबर्स में। चलें डॉक्टर साहब, वंडरफुल जी क्विकली जी सब बात आते हैं जी। डॉक्टर साहब लास्टली, कल भी हम बात कर रहे थे तफसील से ज़रा सेहत का, जिसका खैबर पख्तूनख्वा में पहले इजरा हुआ, अब पंजाब में भी, और लाहौर से इसकी शुरुआत हुई है। एक बड़ा रेवोल्यूशनरी ये काम हो सकता है अगर इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इस पे अमल दरामद किया जाए। तो थोड़ा सा आप इसे एक्सप्लेन करें। क्या हर वो शख्स जिसके शनाख्ती कार्ड पर मुस्तकिल पता लाहौर का है, वो लाहौर का रिहायशी है या पंजाब का रिहायशी है, जहाँ जहाँ भी ये इजरा किया जा रहा है, उसको ये कार्ड मिल सकेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर इनकम? और इसमें प्राइवेट अस्पताल भी तमाम ऑन बोर्ड हैं। क्या उसी टाइम प्राइवेट अस्पताल ये कार्ड चार्ज कर सकेंगे? क्योंकि अगर रीइंबर्समेंट वाला प्रोसेस होगा तो प्रॉब्ली वही लोगों को इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे कि सर इसमें ये भी डाल दें कि अगर पंजाब हेल्थ कार्ड है तो क्या वो यूटिलाइज पंजाब में ही हो सकेगा या फिर आप कहीं भी पाकिस्तान में ट्रेवल कर रहे हो? सारे जबरदस्त सवाल पूछ लिए। सबसे पहले तो ये कि इसका इजरा केपी में हो चुका, पंजाब और फेडरल टेरिटरीज, जिसका मतलब इस्लामाबाद और जीबी और एजेके, इन सब के अंदर इसका इजरा हो चुका है। ये शुरू हो गया और ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा 31 मार्च तक इंशाल्लाह। यानी ये तमाम इलाके जिनका मैंने जिक्र किया है, यहाँ के तमाम वो सिटीजन जिनका पर मुस्तकिल पता इन प्रोविंसेस के अंदर लिखा हुआ है, वो इसमें एलिजिबल ऑटोमेटिकली हो जाए। एक बात।
दूसरी चीज, अस्पताल कौन से एलिजिबल होंगे। कल डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जो इस वक्त लाहौर और कसूर और इर्द गिर्द के जितने जो फेज 1 में इन्होंने इलाके लॉन्च किए हैं उनके तमाम एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स का जिक्र कर दिया, पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ। और मजे की बात यह है कि अगर आप पंजाब का सिटीजन हैं और आप कराची बैठे हैं या पेशावर बैठे हैं, तो पेशावर या कराची के अंदर भी जो पैनल के ऊपर हॉस्पिटल है वहां आप अपनी जाके सर्विसेज ले सकेंगे। और आपने मौके के ऊपर कोई पैसा नहीं देना, आपका वहां वो काउंटर बना हुआ है सेहत कार्ड प्रोग्राम का, इंश्योरेंस प्रोग्राम का, वहां जाके आप अपना CNIC दिखाएंगे, अगर आप एलिजिबल हैं आपकी सर्विस शुरू हो जाएगी। फिर अस्पताल जाने और इंश्योरेंस प्रोग्राम जाने वो उनको बिल करेंगे। हाँ, आपको एक मैसेज जरूर आएगा कि आपके बिहाफ पे हुकूमत ने इतने पैसे दे दिए हैं इस अस्पताल को इस सर्विस के लिए, जिसके लिए खुदा। तो आपके हाथ में वो कार्ड होना जरूरी नहीं है? वो कार्ड एक आइडेंटिफिकेशन के लिए तो अच्छी चीज है और उसके पीछे कुछ इंफॉर्मेशन और मालूमात भी लिखी है ताकि गाइडेंस हो। और शुरू के दिनों में ये गाइडेंस बड़ी जरूरी होगी क्योंकि जाहिर है अभी नई चीज है, लेकिन एक्चुअली जो सिस्टम जिसके ऊपर बेस कर रहा है वो आपकी डिजिटल आइडेंटिटी पे बेस कर रहा है, क्योंकि सबसे रोबस्ट जो जाहिर है नेशनल डेटाबेस है हमारा वो तो नादरा है। तो एक्चुअली आपके CNIC से लिंक्ड है, आपके खानदान के स्ट्रक्चर से लिंक्ड है ये सारी चीज। अच्छा, बाकी दो सवाल भी इसमें ही शामिल थे हमारे, वो पैसे उसी टाइम कट जाएंगे? हाँ, ये बहुत जबरदस्त बात है क्योंकि रीइंबर्समेंट वाली बात तो बिल्कुल ही बेकार हो जाती है क्योंकि लोग अस्पताल पर्टिकुलरली प्राइवेट अस्पताल तो फिर आपको पता ही है उनका रवैया क्या होता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो डेफिनेटली बनता है और लोग बड़े इंटरेस्टेड होंगे, आपको पता है कि प्रोमिसेस बहुत ज्यादा होते हैं और ऑब्वियसली चीजें उस तरह होनी भी चाहिए, बट अक्सर जब अस्पताल पहुंच जाए तो वहाँ 10 और सवाल किए जाते हैं। तो इसको क्लैरिटी के लिए कोई हेल्पलाइन वगैरह भी कोई आप लोगों ने तजवीज़ की है जहाँ लोग कॉल करके एटलीस्ट तस्दीक कर सकें भाई हमारा काम क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल जी, सो हेल्पलाइन ऑलरेडी ऑपरेशनल है, इन प्लेस है। दूसरी बात ये कि वहां आपने मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कोई नहीं करनी। आपने अस्पताल को, अगर आप वो जो लिस्टेड एलिजिबल कंडीशंस हैं और वो बहुत सारी हैं जिसके इलाज के लिए आप जा रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं खुदा ना खास्ता, तो उसमें आपने पेमेंट नहीं करनी। वो अस्पताल जो है वो बिल करेगा गवर्नमेंट को और वो गवर्नमेंट से लेता फिरेगा। वो उनकी जिम्मेदारी और उनकी हेडेक है। इट्स बिटवीन द हॉस्पिटल एंड द इंश्योरेंस जो कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, और उसको मैनेज जो मिसल पंजाब के केस में उन्होंने कंपनी बना रखी है PHMIC उसका नाम है, वो उसको मैनेज कर रहे होंगे। इसी तरह फेडरल में अलग है, KP अलग कर रहा है। तो जो सिटीजन है ना उसको अपनी रीइंबर्समेंट नहीं ढूंढनी, उनकी रीइंबर्समेंट अस्पताल लेता फिरेगा। और सिर्फ उनको सिटीजन को ये जरूर इंफॉर्मेशन आ जाएगी SMS के जरिए जब उनका इलाज खत्म हो जाएगा कि आपके बिहाफ पे हुकूमत पाकिस्तान ने या हुकूमत पंजाब ने इतने पैसे फलां अस्पताल को दे दिए। दैट्स इट। अच्छा, क्योंकि इंटरेस्टिंग है तो मुझे आपसे जानना है क्राइटेरिया। आए तो हमारे पास भी वक्त की कमी है कि कोई कोरोना की वजह से हफ्ता भर अस्पताल में एडमिट रहता है या किसी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन है या हर्निया है या पित्ते में पथरी है, ये तमाम चीज़ें एलिजिबल क्राइटेरिया में आती हैं क्योंकि एडमिट तो रहना पड़ेगा आपको। जी, वो जो लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटीज है वो उसमें उनकी वेबसाइट के ऊपर लिखी हुई है, लेकिन जो आपने चीज़ों का जिक्र किया, ये ऑपरेशंस, मेडिकल एडमिशंस, डायलिसिस, इवन कैंसर, ये चीज़ें शामिल हैं उस कवरेज में। और कवरेज की मिकदार बता दूं, अमाउंट बता दूं, वो 10 लाख रुपए है पर फैमिली। तो नेचुरली अगर फैमिली ऑफ 3 या 4 है जो भी, तो वो फैमिली जब वो अमाउंट कंज्यूम कर लेगी तो फिर वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अच्छी अमाउंट है, इसमें बहुत सारी कंडीशंस, बेशतर कंडीशंस बहुत आराम से कवर। ज़बरदस्त डॉक्टर फैसल सुल्तान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और बहुत ही ज़बरदस्त आपने हमें अश्योर किया क्योंकि वी वर वेरी स्केप्टिकल ऑल्सो, एंड आई एम सॉरी टू से, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमारे मुल्क में शुरू होती हैं, फिर वो ऑलमोस्ट शुरू भी नहीं होती, सिर्फ अनाउंसमेंट्स होती हैं, बट दिस लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। और ये हेल्थ कार्ड इज़ अमेजिंग, मतलब हेल्थ इज़ द बिगेस्ट इशू। जिस तरह अब्दुल्ला आप पहले कह रहे थे ना कि लिटरली पूरे खानदानों के बजट हिल जाते हैं अगर कोई एक शख्स सीरियसली बीमार हो जाए, खत्म हो जाती है। Actually witnessed that in our own families as well, experienced it as well. अच्छा, so ये सारा कुछ तो है और we are very much in the 5th wave of COVID-19 ओमिक्रॉन की वजह से जो शुरू हुई है। बट मैं एक बात बताऊं, डॉक्टर फैसल सुल्तान से बात करके मुझे थोड़ी सी तसल्ली ये हुई कि घबराने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। जस्ट गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड, क्योंकि अगर आप देखें 2 साल गुजर गए हैं, कुछ स्टडी तो आप लोगों ने खुद भी कर लिया होगा, हर किसी को हो रहा है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं उसके बाद, मतलब एक प्रोसेस है उससे गुजरना।